हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट यूनिट 5 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जो चैप्टर है और उसी में हमने दो वीडियो पढ़ लिया था। दो वीडियो हमने कंप्लीट कर ली थी। और जिसमें हमने पहली वीडियो में क्षेत्र विषय आदि उसके बारे में समझा था, अर्थ विस्तार आदि। और दूसरी जो वीडियो थी उसमें हमने समाजशास्त्री उपागम जो है पढ़ा था, उदारवाद। ठीक है, समाजशास्त्री उदारवाद। तो इसमें हम गणतांत्रिक उदारवाद पढ़ेंगे। और देखिए इसमें काफी चीजें हैं, गणतांत्रिक उदारवाद, लोकतंत्र की मूल्य मान्यता और बहुत सारी चीजें हैं। तो जरूर पूरी वीडियो जरूर देखें, द्वितीय विषय संबंधी चीजें। ठीक है। और आत्मनिर्भर उदारवाद आदि। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और यूजी नेट आदि की तैयारी के लिए तो चलिए शुरू करते हैं गणतांत्रिक उदारवाद। और जैसा कि जो है इस मान्यता के अनुसार देखिए, उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में क्या होती हैं, ज्यादा शांतिपूर्ण होती हैं। और इनके अनुसार जो लोकतांत्रिक राज्य होते हैं उनके मध्य परस्पर युद्ध नहीं होते, ऐसा गणतांत्रिक उदारवादी विचार है। और यह मान्यता पहली बार 18वीं सदी में कांट द्वारा, इमैनुअल कांट द्वारा प्रतिपादित की गई। किसके द्वारा? इमैनुअल कांट द्वारा। और समकालीन विश्व में लोकतांत्रिक राज्यों की संख्या में वृद्धि के कारण राज्यों के मध्य सहयोग की भावना और शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण में प्रबल आशा उत्पन्न जैसा कि हो रही है। यानी जो समकालीन विश्व है उसमें लोकतांत्रिक जो राज्य हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लोकतांत्रिक राज्यों में। और राज्यों के मध्य आपसी सहयोग है, शांतिपूर्ण संभावना है, आदि चीजों का निर्माण है, हो रहा है। और आशा भी इसकी अच्छी उत्पन्न हो रही कि अच्छी तरीके से सारी चीजें हो। तो समकालीन युग में माइकल डोल ने कांट की मान्यता को पुनर्जीवित किया और उन्होंने उन कारणों का उल्लेख किया जिससे लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य क्या होता है, शांति स्थापित होती है। यानी वो कारण जो उसका उल्लेख किया उन्होंने, जिससे लोकतांत्रिक जो राज्य हैं उनके मध्य क्या हो, आपस में शांति और सद्भावना बनी रहे। लोकतंत्र की मूल्य मान्यता के अनुसार सभी संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान संभव। यानी लोकतंत्र की जो मूल मान्यता है उसके अनुसार जो भी संघर्ष, आपसी संघर्ष है, उनका शांतिपूर्ण समाधान किया जा सकता है और वह समाधान बिल्कुल संभव है। यानी लोकतांत्रिक राज्यों की घरेलू राजनीतिक संस्कृति में सदैव शांति पर जोर दिया जाता है लोकतांत्रिक राज्यों की, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारों पर सामान्यतः आम नागरिकों का नियंत्रण, क्योंकि जो भी लोकतांत्रिक सरकार होगी उन पर सबका नियंत्रण, जैसे हम ही है, प्रधानमंत्री हम चुनते हैं तो हमारा क्या है, नियंत्रण है। ठीक है। यानी हम अगले चुनाव में चाहे तो हम किसी को और को प्रधानमंत्री बना दे या मोदी जी ही रहे, तो ये हम पे निर्भर करता है। ठीक है। अगर सरकार अच्छा कार्य नहीं करती है तो लोग विरोध में आ जाते हैं। तो यह है कि लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं उनका सामान्यतः क्या होता है, वो आम नागरिकों द्वारा वो थोड़ा नियंत्रित होते हैं। ठीक है। और जो युद्ध का समर्थन, क्योंकि आम नागरिक कभी युद्ध का समर्थन नहीं करता है, इसलिए वो जो है लोकतांत्रिक सरकार युद्ध का समर्थन नहीं करती है। तो लोकतांत्रिक राज्यों में साझे नैतिक मूल्य पाए जाते हैं, यानी नैतिक मूल्यों को साझा किया जाता है, जिसे कांट ने शांतिवादी संघ की संज्ञा दी है, नाम दिया है। और इन मूल्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के द्वारा विचार विमर्श को प्रोत्साहित किया। यानी सबको अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, आपस में विचार विमर्श किया जाता है। तो इस विचार को प्रोत्साहन दिया जाता है और इसे प्रोत्साहित किया जाता है लोकतांत्रिक राज्यों में। और जो भी निर्णय होते हैं, विचार विमर्श आदि होता है, वो लिए जाते हैं, लेकिन इसमें बल का प्रयोग नहीं होता, यानी बल प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। और इस तरीके से शांतिपूर्ण सद्भावनापूर्ण से बातों का विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि राज्यों के मध्य आर्थिक सहयोग एवं आत्मनिर्भरता के द्वारा शांति में वृद्धि होती है। यानी आर्थिक सहयोग भी होता है और आत्मनिर्भरता भी होती है राज्यों के अंदर, और इसमें इसके द्वारा क्या होती है, फिर शांति में वृद्धि होती है। यानी आत्मनिर्भर देश होगा तो शांति भी रहेगी। और जैसे कि पाकिस्तान में क्या बुरा हाल चल रहा है इस समय, ठीक है, तो कहाँ से वहां पे शांति होगी? लोग जुलूस निकालेंगे, लोग सरकार के खिलाफ जाएंगे, शांति बनी हो ही नहीं पाएगी। तो तब भी शांति हो, शांति का भी आर्थिक जो है बहुत जरूरी है, आर्थिक कारण सहयोग के लिए, शांति के लिए। तो जैसा कि गणतांत्रिक उदारवादी मान्यता के अनुसार विश्व में लोकतंत्र की प्रगति से शांति और सहयोग निर्मित होगा।
अतः लोकतांत्रिक राज्यों का यह दायित्व होता है कि समूचे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किए। तो लोकतांत्रिक जो भी राज्य हैं उनका दायित्व बनता है, जैसे आप जान ही रहेंगे अफगानिस्तान में कितना बुरा हाल चल रहा है वहां पे इस समय, और जब से वहां पे तख्ता पलट हुआ और कितनी दिक्कतें हो रही वहां पे। लड़कियां हैं जो बेचारी स्कूल जाने के लिए रो रही हैं, और स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, इतना ज्यादा पर्दा प्रथा का प्रयोग किया जा रहा है, सारे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे लोकतांत्रिक नहीं रह गया है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक जो भी राज्य हैं उन्हें ये चीजें नहीं पसंद आती, तो लोकतांत्रिक राज्यों का दायित्व होता है कि और जो विश्व विश्व में देश हैं, राज्य हैं, उनमें क्या किया जाए, समूचे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया जाए। और यह उल्लेखनीय है कि पश्चिमी देशों में लोकतंत्र के प्रभावी होने के साथ साथ शांतिपूर्ण संबंधों का विकास हुआ। जो पश्चिमी देश हैं तो आर्थिक रूप से भी वो काफी मजबूत होते हैं, तो उनके वो भी मतलब शांतिपूर्ण संबंधों का उनके द्वारा विकास हुआ है। पश्चिमी यूरोप, अमेरिका और जापान को शांति का क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि ये शक्तिशाली देखे देश हैं, अमेरिका और जापान। ठीक है, तो इनको, लेकिन यद्यपि विकासशील देशों में अभी लोकतंत्र की जो है समस्या विद्यमान है, क्योंकि आपस में जूझते रहते हैं। अभी विकासशील देश हैं जो, तो विकास की जो है उसमें लगे रहते हैं, और तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। दूसरा विश्व युद्ध के बाद जब हुआ तो उसके बाद अनेक औद्योगिक राष्ट्रों का उदय हो गया। ठीक है, और परिणाम उसका क्या हुआ कि राष्ट्र राज्यों के मध्य संबंधों में भी परिवर्तन हुआ। ठीक है, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, एक तो औद्योगिकरण का जो है औद्योगिक राष्ट्रों का उदय हुआ, औद्योगिकरण का विकास हुआ। उसके बाद राष्ट्र राज्य थे उनके मध्य संबंधों में भी परिवर्तन हुआ, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य क्षेत्रीय विस्तार और सैन्य शक्ति का प्रयोग शक्ति अर्जन के लिए किया करते थे, जैसा कि, परंतु जो है वर्तमान युग जो है उसमें परिस्थितियां परिवर्तित हो गई हैं, तो शक्ति के लिए ऐसा नहीं करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अतः आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार, सैन्य शक्ति और भौगोलिक विस्तार की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। यानी आर्थिक विकास में विदेशी जो व्यापार है, सैन्य शक्ति है, तो जो भौगोलिक विस्तार था उसकी तुलना में भौगोलिक विस्तार करने की बहुत कम कोशिश की जाती है कि हमारा हम वहां तक विस्तार कर लिए। अब आर्थिक विकास समृद्धि पर ज्यादा जोर दिया जाता है, व्यापार पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो आर्थिक विकास समृद्धि का सस्ता माध्यम है, जबकि युद्ध अधिक खर्चीला है। यानी आर्थिक विकास अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन युद्ध करके जीतना चाहे या विस्तार करना चाहे तो क्या होगा, हर तरीके का नुकसान होगा। ठीक है, और इसके द्वारा जान माल की भी नुकसान होगा, और अधिक क्षति पहुंचती है, और इसके द्वारा प्राप्त जो लाभ होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और समकालीन युग में वित्तीय पूंजी, सूचना तक पहुंच और कुशल श्रम शक्ति सफलता की मूल बुनियादी हो। यानी जो है वित्तीय पूंजी जो है, और जो सूचनाएं होती हैं, कुशल श्रम है, शक्ति है, सफलता के ये मूल मूलबुंदी बिंदु है। ठीक है, मूल पॉइंट है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान और जर्मनी जैसे देशों ने वाणिज्य यानी व्यापार की विधियों को मार्ग अपनाकर अपना तीव्र विकास किया है। जापान और जर्मनी ने टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्र में। ठीक है, तो बहुत अधिक अच्छे तरीके से आत्मनिर्भरता आई इनमें, और इन्होंने अपना अच्छे तरीके से बहुत टेक्नोलॉजी में इन्होंने अपना विस्तार किया, तीव्र विकास भी इन देशों का हुआ। ठीक है, आत्मनिर्भर उदारवाद यह संकल्पना रॉबर्ट कोहन और जोसेफ नाई ने दी, और इसमें निम्न राजनीति की बात की गई। लो पॉलिटिक्स, मुक्त व्यापार व तुलनात्मक लाभ पर बल दिया गया, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को जटिल अलमिता के रूप में व्यक्त किया गया। और उनकी ये सब रचनाएं हैं, पावर एंड इंडिपेंडेंस 1977, आफ्टर कॉर्पोरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी 1984, पावर ऑफ गवर्नेंस इन द पार्टली ग्लोबल जो है ट्रांसलेशन, और वर्ल्ड जो है पॉलिटिक्स 1972। ठीक है, और इस तरीके की सारी ये जो है इनकी ये रचनाएं हैं, रॉबर्ट कोहन, जोसेफ नाई ने दी, और इसमें निम्न राजनीतिक लोग की बात की गई और अंतरराष्ट्रीय जटिल अलमिता के रूप में व्यक्त किया गया। ठीक है, और ये इनकी जो है रचनाएं हैं, जो इनकी बुक्स हैं। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से राज्य के मध्य आत्मनिर्भरता वृद्धि और सैन्य शक्ति के प्रयोग से परहेज करने लगे। यद्यपि अभी भी विकासशील देशों में या कम विकसित देशों में युद्ध होते हैं, क्योंकि वहां आर्थिक विकास का स्तर कम होता है, और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अभी भी अपूर्ण है, यानी बहुत अच्छी तरीके से आधुनिकीकरण अभी नहीं किया जा सका है। और वर्ष 1980 और 90 का दशक जब हुआ तो उसमें पश्चिमी यूरोपीय देशों में आर्थिक सहयोग तीव्र गति से
उसका विकास हुआ। ठीक है। रॉबर्ट कोहन और जोसेफ नाई ने इसे जटिल आत्मनिर्भरता के रूप में व्यक्त किया। इसे इन्होंने क्या कहा? जटिल आत्मनिर्भरता। और इनके अनुसार यह आत्मनिर्भरता राज्यों के मध्य विद्यमान पहले की जो साधारण आत्मनिर्भरता थी उसकी तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न इन्होंने बताया। और ये कहते हैं कि समकालीन विश्व में उच्च राजनीति, हाई पॉलिटिक्स, सुरक्षा और अस्तित्व की राजनीति की तुलना में निम्न राजनीति, लो पॉलिटिक्स, यानी विकास, निवेश की राजनीति और आर्थिक व्यापार जो है ये क्या हो गए हैं? ये प्राथमिक हो गए हैं। यानी समकालीन जो विश्व है उसमें उच्च राजनीति यानी हाई पॉलिटिक्स जो है, सुरक्षा अस्तित्व की राजनीति की तुलना में जो निम्न राजनीति है यानी लो पॉलिटिक्स है, जिसमें कि विकास आता है, निवेश करना आता है, राजनीति आती है और आर्थिक व्यापार आता है, उनको क्या दिया जाने लगे? उनको प्राथमिकता दिया जाने लगे। प्राइमरी जो है उसमें आ गए, प्राथमिक हो गए। और इस निम्न राजनीति के प्रभावी होने के कारण ही, यानी जो लो पॉलिटिक्स है उसके प्रभावीकरण के कारण ही जटिल आत्मनिर्भरता का क्या हुआ? विकास हुआ। और जिसकी विशेषताएं हम पढ़ेंगे। तो जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित रूप से हैं। तो पहली विशेषता है कि राज्यों के मध्य क्या हुआ? मध्य संबंध। केवल राजनेताओं और सरकारों के मध्य संबंध नहीं, यानी राज्यों के मध्य जो संबंध स्थापित होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि अमेरिका से हमारे संबंध अच्छे हुए हैं, सिर्फ मोदी जी और जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसके बीच संबंध हुए हैं, बल्कि अन्य शाखाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आर्थिक क्षेत्र है, बहुत सारी चीजें हैं, उस सहयोग उसमें भी हुआ है। ठीक है। तो इनके मध्य और भी चीजों से जो है संबंध हुआ है। इन्होंने यह माना कि राज्यों के परे व्यक्तियों और समुदायों का पार राष्ट्रीय संबंधों के विकास के कारण जटिल आत्मनिर्भरता का निर्माण होता है। ठीक है। इनके अनुसार समकालीन विश्व में सैन्य शक्ति का प्रयोग आकर्षक विकल्प नहीं है, यानी सैन्य शक्ति का प्रयोग जो है वो विकल्प नहीं कह सकता कि सिर्फ शक्ति का प्रयोग करना। और आज अंतरराष्ट्रीय संबंध घरेलू राजनीति की भांति होते जा रहे हैं, यानी जो घरेलू राजनीति होती है, अंतरराष्ट्रीय संबंध उसकी भांति हो रहे हैं। ठीक है। फोर्थ विशेषता जो है। पांचवी विशेषता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बजाय लोगों का कल्याण ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा तो जो है ही है, लेकिन लोगों का क्या होना चाहिए? कल्याण होना चाहिए। लोगों का क्या होना चाहिए? भला होना चाहिए। ठीक है। और इसलिए राज्यों के मध्य मित्रता और सहयोगपूर्ण संबंधों का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। ठीक है। आपस में मित्रता की भावना का विकास हो रहा है, सहयोगपूर्ण संबंध, एक दूसरे का परस्पर सहयोग करने की कोशिश की जा रही है। और इस घटना के जो है परिणाम भी हैं। क्या परिणाम है? कि राज्य के लक्ष्य गैर राष्ट्रीय कर्ताओं के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि गैर राष्ट्रीय कर्ताओं पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता है। दूसरी बात है कि प्रत्येक जो राज्य है किसी क्षेत्र विशेष में शक्तिशाली हो सकता है, यानी कोई भी राज्य है तो किसी एक कोई क्षेत्र होता है, जैसे हमारे लिए हमारे सूती वस्त्र कपड़ा आदि का हम लोग अधिक उसमें है, ईरान इराक है, जैसे तेल के उसमें क्षेत्र में है। अब तो कोई कोई क्षेत्र विशेष हो सकता है ना, ऐसा तो है नहीं कि सब चीज एक जगह हर चीज हो जाएगी या हर देश अपने यहाँ सब कुछ उत्पन्न कर लेगा। ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, दवाइयां हैं, बहुत सारी चीजें। हमारे यहाँ से देखिए दवाइयां भी बहुत सप्लाई होती हैं बाहर। तो प्रत्येक राज्य किसी क्षेत्र विशेष में शक्तिशाली हो सकता है, जैसा कि डेनमार्क और नॉर्वे ने जहाज रानी के क्षेत्र में अत्यधिक शक्तिशाली जो है विकास और प्रभावशाली है, तो अत्यधिक इन्होंने विकास किया है नॉर्वे और डेनमार्क ने। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और अंतरराष्ट्रीय मतलब ये परिणाम है इनके। और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में महत्व की वृद्धि भी होने लगी, जैसे विश्व व्यापार संगठन है WTO, यूरोपियन यूनियन है, इनका महत्व धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है। इनका महत्व बढ़ता जा रहा है इन की वजह से। ठीक है। और जैसा कि यह उल्लेखनीय है कि रॉबर्ट कोहन, जोसेफ नाई ने यह माना कि यथार्थवाद जो है पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता है, और उन्होंने स्वीकार किया कि जटिल आत्मनिर्भरता का यह सिद्धांत जो है पश्चिमी देशों के लिए विशेष रूप से लागू हो रहा है। यानी जटिल निर्भरता का सिद्धांत किसके लिए विशेष रूप से लागू हो रहा है? जो पश्चिमी देश हैं। ठीक है। जैसे अमेरिका आदि है। तो मूलतः तकनीकी की खोज मिलिट्री के लिए की गई थी। यह कहा जा रहा है कि मूलतः जो मूल रूप से तकनीकी जो है, टेक्निक की इसकी खोज किसके लिए की गई थी? मिलिट्री के लिए की गई थी। लेकिन उसका आरंभ
आर्थिक व्यापार के क्षेत्र में किया गया। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने पूरी दुनिया को 5 कमांड क्षेत्रों में बांटा है और कौटिल्य के अनुसार शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के अभाव में शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था नहीं हो सकती। यानी अगर अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है तो सैन्य व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। पहले हमें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना होता है, ताकतवर बनाना होता है, सुदृढ़ता लानी होती है, तभी हम उस कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आर्थिक जैसे पाकिस्तान की हालत कितनी बुरी है, आर्थिक स्थिति उनकी बिल्कुल डावाडोल है इस समय। तो अगर मान लीजिए वो कैसे युद्ध करेगा, कैसे क्या करेगा, ठीक है, कैसे शांति बनी रहेगी। तो सबसे जरूरी यह है कि कौटिल्य सही कहा है कि शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के अभाव में शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था भी नहीं हो सकती, क्योंकि उन पर भी तो खर्च होगा, उनको मेंटेन करना भी तो होगा, हर चीज तो होगी। तो ये जरूरी है। कैदी दुविधा मॉडल के अनुसार, ठीक है, ये क्या है अब, कैदी दुविधा मॉडल। तो देखिए, एक तरीके से एक खेल सिद्धांत कहा जा सकता है, दूसरे राज्यों द्वारा अपने प्रति अपनाई जो रणनीति को लेकर मतभेद रहे हैं। कैदी दुविधा मॉडल, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। यानी एक प्रकार की परिस्थिति है, एक उदाहरण दिया जाता है कैदी दुविधा मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे कि लोग एक दूसरे पर भरोसा न करने के कारण कभी कभी आपस में भी सहयोग नहीं करते। ठीक है, यानी वे एक दूसरे में भरोसा एक दूसरे पर नहीं करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपस में वो न भरोसा करने की वजह से सहयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यानी हमें जैसे चीन पे भरोसा नहीं है, हमें पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है, तो हम चीन का सहयोग जल्दी से नहीं करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान का सहयोग जल्दी से नहीं करते, क्योंकि ये लोग भरोसेमंद नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं कि कभी कभी क्या होता है कि इस वजह से भरोसा नहीं किया जाता है। इस तरीके के उदाहरण के अनुसार इसे समझाया गया है, खेल का उदाहरण है ये। ठीक है, तो मैं थोड़ा समझा देती हूँ। कैदी दुविधा मॉडल की बात हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एक उदाहरण है, ठीक है, और इसमें उदाहरण में हम समझेंगे। तो जैसे कि किसी को चोरी करने के इल्जाम में, ठीक है, किसी को चोरी करने के इल्जाम में पुलिस ने पकड़ लिया, एक तरीके से मान लीजिए। ठीक है, 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है चोरी करने के मामले में। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने चोरी करने के उसमें शक में या जैसे भी है, इसने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है। ठीक है, सबूतों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सबूत के बिना आप किसी को भी जो है गलत नहीं ठहरा सकते। तो उसके पास कोई सबूत नहीं है, तो उन्हें एक दूसरे से अलग करके पुलिस उन लोगों से अलग अलग क्या करती है, बात करती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो बात करती है पुलिस अलग अलग उन लोगों से, जैसा कि अगर एक आदमी से वो ये कहती है कि अगर तुमने यह मान लिया कि तुम दोनों ने मिलकर चोरी करी है, यानी वो एक से ये कहता है कि अगर तुमने यह मान लिया कि तुम दोनों ने मिलकर चोरी की है, ठीक है, तो क्या होगा, और अगर तुम्हारे साथी ने या नहीं, तुमने तो मान लिया, चलिए चलो तुम लोगों ने मिलकर चोरी की है, और तुम्हारे अगर साथी ने नहीं माना, तो तुम्हें फौरन छोड़ दिया जाएगा और तुम्हारे साथी को 1 साल की जेल होगी। यानी अगर तुमने ये मान लिया कि तुम दोनों ने मिलकर चोरी की, यानी तुम दोनों ने की है साथ साथ चोरी, तो क्या होगा कि तुम्हें तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारे साथी को कितने साल की सजा होगी, 1 साल की। ठीक है, लेकिन अगर तुमने नहीं माना कि तुम दोनों ने मिलकर, फिर वही पुलिस कहती है कि तुमने अगर नहीं माना कि तुम दोनों ने मिलकर चोरी करी है, और अगर तुम्हारे साथी ने यह मान लिया, तो तुम्हें 1 साल की जेल होगी। लेकिन अगर तुमने नहीं माना और तुम्हारे साथी ने यह मान लिया कि तुम जो है तुम दोनों ने मिलकर करी है, तो तुम्हें 1 साल की सजा होगी, लेकिन उसे छोड़ दिया जाएगा। और फिर वही बात आती है कि जो है अगर तुम दोनों ने मान लिया, तो तुम दोनों ने मिलकर चोरी की। अगर तुमने भी मान लिया और उसने भी मान लिया, ठीक है, दोनों ने अगर मान लिया, तो क्या होगा कि तुम दोनों को कितनी जेल होगी, 3 महीने की जेल होगी। ठीक है, पुलिस क्या कहती है उन लोगों से कि अगर तुमने मान लिया, तो तुम्हें जो है उसको, तुम्हारे दोस्त को 1 साल की सजा होगी, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने नहीं माना, उसने मान लिया, तो तुम्हें साल सजा होगी। तो दोनों से अलग अलग पूछ दिए। लेकिन अगर तुम दोनों ने ही मान लिया कि हाँ हमने मिलकर चोरी की है, तुमने भी मान लिया उसने मान लिया, तो 3 महीने की सजा होगी। ठीक है, कितनी, 3 महीने की सजा होगी। ठीक है, और फिर, और देखो, और फिर ऐसा है कि इसमें क्या होता है
कि वो दोनों जो है वो सोचते हैं फिर कि हम दोनों ही अगर मान लेंगे तो हमें इस तरीके से होगा। तो वो सोचता है कि अगर हमने मान लिया और उसने नहीं माना तो हमें सजा होगी, तो भरोसा नहीं करते एक दूसरे पे। ठीक है। वो क्या करते हैं कि इस तरीके से वो सोचते हैं कि हमने कहीं मान लिया और हमने नहीं माना, या हमने मान लिया तो हमें छोड़ दिया, फिर उस पे छोड़ा कि नहीं छोड़ा, मतलब एक तरीके से क्या होता है, छोड़ भरोसा नहीं होता इस पे। ना ही उन्हें पुलिस पे भरोसा, ना ही उनको होता है। तो इस खेल में जैसे कि है कि क्या करते हैं कि सहयोग करते हैं एक तरीके से, मान लीजिए जैसे जो बंदी होता है वो चुप रहता है, तो क्या होगा, वो सहयोग होगा, वो बोल बताता ही नहीं। ठीक है। तो दोनों को, अगर दोनों चुप रहते हैं कुछ नहीं बोलते, तो दोनों को 1 महीने की सजा की बात की जाती है। लेकिन अगर मैंने बताया कि दोनों में से अगर किसी ने बोला तो उनको फिर 1 साल की सजा होगी। तो इसमें क्या होता है कि अगर दोनों ने जो है हुआ तो उसको 3 महीने की सजा होगी। इस तरीके से इतना कंफ्यूज कर देते हैं वो, और इसमें उनको इतनी परेशानी होती है कि वो विश्वास ही नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो। ठीक है। तो इस खेल में अगर यह लगे कि दूसरा बंदी स्वार्थी है तो स्वयं भी खुदगर्ज होना चाहिए और धोखा दे देना चाहिए, अगर ऐसा लगे। वरना खुद को ही 1 वर्ष की जेल हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा लगे कि हो सकता है दूसरा धोखा दे सकता है, दूसरा यह कह सकता है कि मैंने चोरी की है, उसने नहीं की है। ठीक है। या मिलकर चोरी की है, ये बात। तो वो उसको धोखा एक तरीके से दे देना चाहिए, क्योंकि वो छूट जाएगा। लेकिन अगर दोनों बंदी यह करने लगे कि दोनों को ही 3 महीने की जेल होगी, दोनों ही मान ले, तो इससे भले तो वो क्या होगा, चुप रहकर ही रहे, चुप रहे। क्योंकि अगर चुप रहेंगे तब उन्हें सिर्फ 1 महीने की जेल होगी। ठीक है। तो उदाहरण क्या है, यह दर्शाता है कि जो है अपने स्वार्थ के अनुसार भी निजी लाभ है, फिर भी एक दूसरे पर भरोसा न होने के कारण असहयोग करने पर मजबूर हो जाता है। यानी इसमें क्या है कि लाभ तो है, लेकिन सिर्फ भरोसा नहीं है एक दूसरे पे, तो इसकी वजह से जो है आदमी क्या करता है, असहयोग करता है, यानी सहयोग नहीं करता है। तो ये होती है कैदी दुविधा मॉडल, यानी दुविधा में वो रहते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि दुविधा में रहे, दूसरों द्वारा अपने प्रति अपनाई जाने वाली रणनीति को लेकर मतभेद रहे। तो ठीक है, ये है कैदी दुविधा मॉडल, जिसके अनुसार की दुविधा में रहे और दूसरों के, यानी दुविधा में रहे और अपने द्वारा जो दूसरे द्वारा अपनाई गई नीति रणनीति को लेकर मतभेद रहते हैं। यानी आदमी समझ नहीं पाता कि दूसरा क्या कहेगा। तो अब ठीक है, चौथा पॉइंट। तो पांचवा पॉइंट है, म्यांमार ने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का अनुदान नहीं लिया, और तथा म्यांमार ने तर्क दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी हमारा अनुदान नहीं दिया था। तो जब म्यांमार को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अनुदान दिया तो उसने यह नहीं लिया, यह कहकर नहीं लिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी हमारा अनुदान नहीं लिया था। तो हमने इतनी इंपॉर्टेंट चीजें सब पढ़ी। ठीक है। हम क्या क्या पढ़ रहे थे, और यहाँ पे देखिए सारी चीजें। और उसके बाद देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका कैदी दुविधा मॉडल के अनुसार आदि। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, संस्थापक उदारवाद। ठीक है। इसमें कई सारी वो हैं, और हमने तीसरी वीडियो है ये, और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि जो है इससे मुझे तभी पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, जब तक आपकी कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। तो लाइक और कमेंट जरूरी है करना, और क्योंकि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ पढ़ाने के लिए, तो आशा जरूर है कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं लाइक और कमेंट करके। ठीक है। तो अगर आपका सहयोग रहा तो फिर मैं जो है सारी यूनिट जो है कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।